हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था प्लांट एंड एनिमल्स ईवीएस का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने इसके ऑलरेडी 2-3 पार्ट्स वीडियो के मैंने इसके बना चुकी हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और उसके आगे का जो पार्ट्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने पिछले बार में हमने पढ़ा था कि पौधों के प्रकार, कितने पौधों के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जीरोफाइटिस होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इसके अन्य कौन कौन से पौधे हैं। कुछ और भी पौधे हैं जिसके बारे में हमने उस दिन नहीं पढ़ा था, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं और पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हुए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे एंड जंतु। प्लांट एंड एनिमल्स। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार में पौधों के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कुछ विशेष पौधे। कुछ विशेष पौधे या वृक्ष या वृक्ष। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला वृक्ष आता है बरगद का। ये तो सबको पता होगा कि बरगद का वृक्ष की क्या खासियत है। तो बरगद का जो वृक्ष होता है यह एक बहुत विशाल वृक्ष होता है। इसकी तो सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक बहुत विशाल वृक्ष होता है, जिसकी जो शाखाएं हैं बहुत लंबी लंबी और बहुत दूर तक फैली होती है, बहुत मोटी मोटी होती है। यह एक छायादार वृक्ष होता है। तो आप इसके लिए सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि यह एक विशालकाय वृक्ष है। यह एक विशालकाय वृक्ष है। इसकी जो जड़ें होती है, इसकी जो शाखाएं होती है, वह इतनी मोटी मोटी और इतनी फैली होती है कि इनकी शाखाओं में से जड़ें निकलती है। इसकी जो शाखाएं होती है उसमें से जड़ें निकलती है, जिस कारण से इसको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। इस वृक्ष को स्तंभ वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये आपको पता चल गया होगा स्तंभ वृक्ष क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनकी शाखाओं में से जड़ें निकलती है। स्तंभ वृक्ष भी कहा जाता है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है फ्रेंड्स, जो निकलता है वो यह निकलता है कि कौन से वृक्ष को स्तंभ वृक्ष भी कहा जाता है, या कौन सी जड़े को स्तंभ वृक्ष जड़ कहा जाता है। तो वो बरगद का वृक्ष है जिसको स्तंभ वृक्ष भी कहा जाता है। स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है मेरे बच्चों, केला। केला का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, जो कि बहुत नरम होता है। इसकी जो जड़ें होती है, इसकी जो तना होता है वो बहुत नरम और ग्रीन कलर का होता है। तो केले का वृक्ष, केले के जिस केले का तना कमजोर तथा नरम होता है। वैसे आपने देखा होगा ज्यादातर तना भूरे रंग का होता है, लेकिन केले का जो तना है वह क्या होता है, हरे रंग का होता है, नरम होता है
यह हमेशा हरे रंग का होता है। और इसके फल और फूल दोनों खाए जाते हैं। इसके फल तथा फूल दोनों तो इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा वो बन सकता है फ्रेंड कि किसका तना हरे रंग का होता है। तो यह आप हमेशा याद रखिएगा, केले का तना हरे रंग का होता है। केला एक वृक्ष है या शाख है? तो केला एक शाख है, यह एक वृक्ष नहीं है, यह एक शाख है। केला एक शाख है। तो इस दो से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं फ्रेंड्स, वो निकलते हैं कि बरगद के वृक्ष में यह एक विशालकाय वृक्ष है। इसे स्तंभ जड़ भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शाखाएं होती हैं उससे जड़ें निकलती है और वह एक स्तंभ की तरह गड़ जाती है, मिट्टी से जुड़ जाती है, जिस कारण इसे स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। दूसरा है आपका केला। केला जो है उसका तना कमजोर होता है तथा नरम होता है। यह हमेशा हरे रंग का होता है। वैसे आपने देखा होगा कोई भी वृक्ष किसी भी उसके डाल देखेंगे तो उसका तना जो देखेंगे वो ज्यादातर आप देखेंगे भूरे रंग का होता है, लेकिन केले का तना हरे रंग का होता है और इसके फल तथा फूल दोनों खाए जाते हैं। केला एक शाख है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके आगे का पॉइंट। तो इसके आगे का जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है खेजड़ी का वृक्ष, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। खेजड़ी आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की होगी तो। और जो राजस्थान के कैंडिडेट्स होंगे जो राजस्थान से तैयारी करेंगे उन्हें तो जरूर पता होगा खेजड़ी का वृक्ष, क्योंकि यह राजस्थान का एक नेशनल वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष है। तो खेजड़ी का वृक्ष तीसरा, खेजड़ी। यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो पता चल गया रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो भी बहुत काम के होते हैं फ्रेंड्स। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको भी खाया जाता है, इनकी फलियों की सब्जी बनती है तथा पेट की छाल से दवाई बनती है। और इनकी पत्तियों को भी खाया जाता है फ्रेंड्स। इनकी फली जो होती है उसकी सब्जी बनती है, फली की सब्जी तथा पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है।
यह राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह राजस्थान राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है। वृक्ष है। और फ्रेंड्स, इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। लकड़ी में क्योंकि दवाई बनती है तो जाहिर सी बात है कि इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगेंगे। जैसे नीम की लकड़ी होती है वैसे ही लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। और फ्रेंड्स, ये वृक्ष जो है यह छायादार होता है। यह वृक्ष छायादार होता है। तो इसके कितने सारे फायदे हैं, सारे पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको इसे देखने को अवश्य मिलेगा। खेजड़ी का वृक्ष या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी फली की सब्जी तथा पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है। इसकी जो इसकी जो जड़ें होती है वो काफी अंदर तक होती है। यह राजस्थान का एक राष्ट्रीय वृक्ष है। मैंने जैसे ही बोला कि ये पानी रेगिस्तानी एरिया में मिलती है, तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स कि राजस्थान बहुत ही एक रेगिस्तानी एरिया है जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। और वहां पे यह वृक्ष वहां का राष्ट्रीय वृक्ष है, क्योंकि वहां के पे यह एक लाइफ लाइन की तरह ये काम करती है, क्योंकि ये एक छायादार है। जो राहगीर होते हैं वो चलते चलते थक जाते हैं, तो जगह जगह पे आपको खेजड़ी के वृक्ष मिलते हैं जिसके छांव में वह बैठ सकते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी छाल से दवाई बनती है। इसकी सब्जियों की फली बनती है। इसकी फली की सब्जियां बनती है। तो इसके इतने सारे बेनिफिट है। इसी की वजह से राजस्थान सरकार ने इसको राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया है। तो इससे आपके क्वेश्चन ये बनेंगे कि खेजड़ी के वृक्ष किस एरिया में पाया जाता है। तो यह भारत के रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन से वृक्ष को पानी की आवश्यकता नहीं होती अधिक, तो खेजड़ी के वृक्ष को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कौन से वृक्ष की सब्जी फली की सब्जी बनती है, तो वो खेजड़ी के वृक्ष की बनती है। उसके अलावा राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी का वृक्ष है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप 1 से 2 नंबर क्वेश्चंस पक्का आएंगे, तो इस पे आप स्टार लगा लीजिए और इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। आपको इससे जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक। इससे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, इसलिए इस वृक्ष के बारे में भी हमें पढ़ लेना चाहिए। रेगिस्तानी ओक यह राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी एरिया में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, चौथा है आपका रेगिस्तानी ओक। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है।
क्षेत्रों में पाया जाता है तथा इसकी जड़ें अधिक गहरी होती है जो जल में स्थित रहती है। इसकी जड़ें अधिक गहरी तथा जल में स्थित रहती है। जैसे ये आपको पता है मैंने कि यार ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी एरिया में मिलता है, तो जब वहां पानी की कमी होती है रेगिस्तानी एरिया में, तो इसकी जो जड़ें होती है, इसकी जो तनाएं होती है, जो इसका तना होता है, उसमें पाइप डाल के, छेद करके पाइप डाल के उसमें से पानी निकाला जाता है। इसकी तने में पतली पाइप डाल के पानी की कमी होने पर निकाला जाता है और उसका यूज किया जाता है। इसकी तने में पतली पाइप डालकर पानी निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। ये 4 वृक्ष बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रेगिस्तानी ओक भी एक वृक्ष है जो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें अधिक गहरी तथा जल में स्थित रहती है और इसकी तने में पतली पाइप डालकर पानी निकाला जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। तो कई बार इससे क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसके तने में पाइप डालकर पानी निकालते हैं? क्योंकि वहां के जो निवासी हैं, जैसे मैंने आपको बोला रेगिस्तानी एरिया में वहां पानी की कमी होती है, तो जब वहां पे बरसात बहुत टाइम नहीं होती है, पानी की बहुत कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, तब वो क्या करते हैं, इसके तने में छोटा सा छेद करके पतली सी पाइप डाल के पानी निकालते हैं, फिर इसको पीने के लिए यूज करते हैं, खाना वाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो वो कौन सा पौधा है? रेगिस्तानी ओक। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स घटपर्णी। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। घटपर्णी जिसे निपेथिंस भी बोला जाता है। तो चौथा वृक्ष, पांचवा पौधा है हमारा घट पर्णी, जिसे निपेथिंस बोलते हैं। यह पौधा जो होता है आकार में लंबा होता है और यह कैसा होता है फ्रेंड्स? यह जो होता है वह, मैं कुछ इस टाइप आपको बना के दिखा देती हूँ। इस टाइप का कुछ होता है, ये ऐसा लटका जैसा होता है, ये इसके मुंह होते हैं और ये क्या करता है, यहाँ से मुंह खोल के यहाँ पे कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहे, इन सबको अपना शिकार बनाता है। इन सबको, इनमें से एक ऐसी स्मेल निकलती है इस पौधे में से, जिस स्मेल को देखकर चूहे, कीड़े मकोड़े ये सब इसकी तरफ आकर्षित होती है और इसको यह अपना शिकार बनाता है, अपना भोजन बनाता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो चूहे, कीड़े मकोड़े,
मेंढक, इन सबको अपना शिकार बनाता है या अपना भोजन बनाता है, तो वो है घटपर्णी, जिसे निपेथिन्स भी कहा जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चूहे मेंढक का भक्षण करता है या भोजन करता है, भक्षण करता है, इसलिए इसे कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। यह भारत के मेघालय वाले एरिया क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भारत के मेघालय तथा इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी एक चीज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बना के बताया कि ये जो पेड़ होता है ये लंबा होता है और ये ढक्कनदार होता है, और ये ढक्कनदार, ये जो इस टाइप से होता है, ये पत्तियों से ढका रहता है। ये इसमें क्या होती है, बहुत सारी पत्तियां रहती है और इस टाइप से ये लंबा रहता है और ये पत्तियों से ढका रहता है, और इसमें से एक ऐसी स्मेल निकलती है, जिससे खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े चूहे मेंढक ये सब इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसको खाकर ये अपना भोजन बनाती है। और यह क्या करती है फ्रेंड्स, और यह एक नाइट्रोजन की भी स्थिति को संतुलन करती है। नाइट्रोजन की स्थिति को भी संतुलन करती है। नाइट्रोजन की स्थिति का भी संतुलन बनाए रखती है। संतुलन बनाए रखती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इस पौधे से, इसीलिए मैंने ये पौधा आपको करवाया। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार्स लगा लीजिएगा। घटपर्णी, जिसे निफेथिन्स भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पे घटपर्णी ना आके निफेथिन्स आता है, तो वो कौन सा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है, तो भोजन करती है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, रेगिस्तानी ओक या फिर खेजड़ी या फिर निफेथिन्स, या फिर निफेथिन्स की जगह कई बार कीटभक्षी या कई बार घटपर्णी, ये पौधे के नाम डाल सकते हैं और उसमें आपको टिक करना होता है। तो आप ये जब भी कर पाएंगे जब आप इसको अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स। तो घटपर्णी एक निफेथिन्स जिसको कहा जाता है, यह एक वह ऐसा पौधा है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चूहे मेंढक का भक्षण करता है, इसलिए इसे कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। यह भारत के मेघालय तथा विदेश में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन की स्थिति को भी क्या करता है, संतुलन करता है,
तथा में फ्रेंड्स इसका जो आकार होता है वो एक लंबा होता है, ऐसे ढक्कन नुमा आकार होता है जिसकी पत्तियों से ढका होता है, जो पत्तियों से तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ है। और इसमें से एक ऐसी स्मेल निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर उसके पास आते हैं उस पे, और वो ऐसे ढक्कन जैसा मुंह खोलता है और उसका भक्षण कर लेता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा पौधा जिसका ढक्कन नुमा मुंह है, तो वो भी घटपर्णी या निपेटेंसी है। तो ये 5 पौधे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और इससे आप फ्रेंड्स नहीं कुछ तो 2 से 3 आंसर, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट निकलते ही निकलते हैं, जिसमें से आपका एक खेजड़ी का वृक्ष, एक रेगिस्तानी ओक, और एक ये है आपका घटपर्णी। ये 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा और इसका एक एक पॉइंट नोट्स बना के उसको, जैसे कीट भक्षी, इसको आप रेड लाइन से अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद हो जाता है कि कहाँ पाया जाता है, भारत के कौन से एरिया में, तो मेघालय में, विदेश के कौन से एरिया में, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। यह किसका संतुलन बनाती है, नाइट्रोजन का। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसका भक्षण करती है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का। इसका हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो कि पेपर में पूछा जाता है। कौन से पौधे को न्यूक्लियोटिड्स कहा जाता है, तो घटपर्णी को, या कीट भक्षी कहा जाता है। तो इसका एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करिएगा और ये आप मेरी बात को नोट करके रखिए। इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आराम से दिखेंगे जो आज मैंने टॉपिक कराया है, ये 5 पौधों के नाम, वृक्ष के नाम। इसमें से आपका रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी और स्पेशली घटपर्णी, इसमें से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से रिवाइज करिए, अभी बहुत टाइम है, एक एक पॉइंट को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। अभी तो आप सिर्फ नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवाइज तो लास्ट के 1 से 2 महीने, 1 महीने में ही रिवाइज खींचा जाता है। मेन है अभी आप नोट्स बनाना और उसको डीपली पढ़ना। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लाती। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए क्वेश्चन सीरीज तो बहुत सारी यूट्यूब पे दिख जाती है, लेकिन जो डिटेल्स में पढ़ा है, डिटेल्स में पूरा चीज समझा है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो मेरा जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि थोड़ा पढ़ाऊं लेकिन डिटेल में पढ़ाऊं, जिससे आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो पहली बार आए हैं वो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जो पुराने हैं इससे जुड़े हुए वो इसको लाइक एंड कमेंट करिए। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप वो मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर उसको सॉल्व करने की या फिर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।